अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। मुझे काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सलाम करेक्शन की जाए। अच्छा, कर लिया मैंने। कभी कुछ पाकिस्तान की सियासत की तरह। ठीक। अच्छा, उसकी बेस लाइन पाकिस्तान की सियासत की वही रहती है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, स्क्रिप्ट वही रहता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी की निस्बत सियासत में थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ तो की हैं। क्या? वो ये कि डील करके बाहर नहीं गए इमरान खान साहब। तस्लीम करेंगे आप? सरेंडर नहीं किया। नहीं तो क्या उनको डील ऑफर हुई थी? जी नहीं हुई। उनके ट्वीट के मुताबिक, लंबे चौड़े ट्वीट के मुताबिक, कल उन्होंने एक ट्वीट किया। क्या कहते हैं आप? उन्होंने कहा 2 साल पहले मुझे कहा गया था 3 साल के लिए चुप हो जाओ। मैं तो 3 मिनट के लिए चुप ना करूं। ये तो नहीं कि मुल्क से बाहर चले जाए। आपने कहा मुल्क से बाहर जाना। हाँ, मुल्क से बाहर जाना तो उसके बाद सेकंड फेज में आ जाता ना। कभी भी उनको ये मुल्क से बाहर जाने की ऑफर नहीं की गई। चुप कराने की बात जरूर हुई होगी। अच्छा। बिकॉज देखिए, ये मियाँ साहब की तरह बाहर नहीं जाके चुप करके बैठ जाते सऊदी अरेबिया के कैद के अंदर, एक महल के अंदर। इन्होंने अगर बाहर जाना था तो इन्होंने वहाँ जो हरिकेन लानी थी, वो तो याद, उनको नानी याद आ जानी थी घर वालों को। हाँ। इसलिए there was no question of allowing him to go. ओके। There was no question. इस पे आपका पूरा एनालिसिस मौजूद है। मुझे वो शो याद आ गया जिसमें आपने इम्कानात की बात की थी कि अगर ऐसे हुआ तो ये हो जाएगा, और इस्टेब्लिशमेंट के पेश नज़र ये बात है कि नवाज शरीफ साहब की तरह ये खामोश होकर नहीं बैठेंगे। इवन कि नवाज शरीफ साहब भी खामोश होकर नहीं बैठे थे, उन्होंने दो तकरीरों में हिला के रख दिया था। नहीं, मगर वो 4-5 साल तो चुप करके बैठे रहे ना। हाँ, और हाँ, बाहर चुप करके बैठे रहे। 2005-6 में फिर जाके थोड़ी बहुत जी, और उसके बाद अभी जब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा था, हाँ, एक दो तकरीरों आप इमरान खान को आप बाहर भेज देंगे तो तूफान ले आएगा वहाँ। जी, तो ये तो मोल नहीं लिया जा सकता। लेकिन उनकी जो ट्वीट है, जो ट्विटर वाले बैठे हुए बाहर, उन्होंने गड़बड़ की हुई इतनी। अगर खान साहब चले गए तो फिर तो अल्लाह ही रहम है। हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता खान साहब को बाहर जाने देने। वो भी किसी मुआहदे के तहत होगा, लेकिन इमरान खान साहब अभी जाना ही नहीं चाहते। इमरान मुआहदे शायद कोई नहीं बिलीव करता। अच्छा। नो। ओके। एवरी मुआहदा इज मेंट टू बी ब्रोकन। ओके, अपनी टर्म्स पे खेलते हैं वो, ठीक है। लेकिन उनके ट्वीट पर जाने से पहले, जो कि अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, उस पर जाने से पहले मैं फैसल चौधरी के बहुत अहम और गहरे बयानात की तरफ आऊँगी, क्योंकि आपके पिछले 2-3 तबसरों से ऐसे लगता था कि जैसे कोई गुंजाइश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पैदा हो रही है। मुझे थोड़ा सा चुंडी वड़न की थोड़ी मौका मिल गया है ना। हाँ, समझ ले कि मुझे यस, या मुझे ये मौका मिल गया है कि मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं हो रहा जैसा आप कह रहे हैं। जैसे आपने कहा। जी, वैसा। आओ तो सी आइए, मैं नु देखो कि सड़क मारना गुगली कराते हैं ना। गुगली कराऊंगा, आ जाओ। चले देखते हैं गुगली होती है या गुदगुदी होती है। देखते हैं। देखें, आपने कहा सुलझाव की तरफ जा रहे हैं मामलात, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, एतमाद साजी के इकदाम किए जा रहे हैं, बेबी स्टेप, हाँ, बेबी स्टेप्स, हाँ, CBMs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं, और लॉलीपॉप। आपने कल जब ये बात कही ना कि लॉलीपॉप मिलेगी, जी, तो उसी के आसपास वो ट्वीट आया। आप बताने जा रही हैं मुझे आप। वो ट्वीट ऐसा आया जिससे पता चल गया कि उनको खबर हो गई है कि लॉलीपॉप देने की कोशिश हो रही है। इसलिए उन्होंने मुस्तरद कर दी, उन्होंने खुद को हमला कर दिया उसके ऊपर। खुदकश? हाँ, खुदकश। क्या हुआ आज? वो जो ट्वीट है वो तो मैं आपको बताऊंगी, उसके मंदरजात इतने अहम, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर भी आप हमें बताएंगे। यू मीन टू से मेरा ये कहना है कि आपको लॉलीपॉप मिल रही है तो वो सारे काम ही खराब हो गए। तुसी काम खराब करता मैं की हाँ, कभी आप इस साइड पे काम खराब करते, कभी आप उस साइड पे काम खराब करते। आप किसके खिलाड़ी हैं? अच्छा, आगे है। नो कमेंट। दोनों साइड्स आपको अपना खिलाड़ी नहीं मानती, और दोनों साइड्स आपसे कभी कभी प्यार करती हैं। चले मैं उनकी बात कर लेती हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बात करते हैं या उनके खिलाड़ी हैं। वो है फैसल चौधरी साहब। बहुत अहम है, आपको पता है फवाद चौधरी साहब के भाई हैं और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं, और उनसे इमरान खान साहब की मुलाकातें भी होती रहती हैं। उनको पार्टी की तरफ से क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है, वो जेल भी जाते हैं, अरेस्ट भी होते हैं, तो थोड़ी देर बाद बाहर आ जाते हैं। उनकी स्टेटमेंट कुछ दिन पहले की है, जो आज दुरुस्त साबित हुई जब सजाएं हुई 9 मई में मुलव्विस कुछ अफराद की, जिनमें से एक MNA, जी 11 टोटल, और उनमें एक MNA हैं जिनको सजा हुई है। तो अप टू 15 ईयर्स, जी, अप टू 15 ईयर्स। तो उसमें उन्होंने कुछ दिन पहले ये प्रिडिक्ट किया था, तकरीबन 23 मई के आसपास, कि आप बहुत जल्द एक ऐसा सिस्टम देखेंगे जो शुरू होगा और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे खासे MNAs को सजाएं होंगी और वो नाअहल हो जाएंगे। उसके बाद उनकी जगह नए इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शंस, और नए लोग आएंगे, जिससे डिपेंडेंसी ऑन पीपल्स पार्टी कम हो जाएगी इस हुकूमत की। तो उसमें फिर एक लुकमा आया कि आपके भी उसमें दाव लग सकता है। फैसल चौधरी साहब को कहा गया, तो उन्होंने कहा जो लोग आएंगे
वो उन लोगों जैसे होंगे जैसे मोहसिन नकवी साहब है, फैसल वावडा साहब है, अनवारुल हक काकड़ साहब है, या औरंगजेब साहब जो उनके कज़न है। तो यानी कि उन्होंने कहा गुंजाइश बाकी पार्टीज के लिए खत्म। आर्मी चीफ की टीम बन रही है। मेरा ये यहाँ सवाल है आपसे कि आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुंजाइश बन रही है सिस्टम में वापसी की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारिग हो रही है। क्या कह रही है? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये तो हाइब्रिड प्लस प्लस प्रो मैक्स की तरफ जा रही है। अच्छा, बात ये है, लॉलीपॉप की बात की थी मैंने, जिसमें थोड़ी बहुत बहस हुई है आपस के दरमियान आपकी और मेरी जी कि स्वीट लॉलीपॉप या कड़वी लॉलीपॉप। हाँ, खट्टी मीठी। हाँ। तो मैंने कहा था कि खट्टी मीठी लॉलीपॉप। जी ठीक जी। तो अगर आप उसी खट्टी मीठी लॉलीपॉप के ऊपर चले तो ये जो अभी 11 लोगों को सजा हो गई है, तो ये खट्टा हिस्सा है अच्छा लॉलीपॉप का। अच्छा, तो मीठा हिस्सा अभी इंतजार करें, शायद आ ही जाए 5 जून। देखिए ना, खट्टी मीठी लॉलीपॉप है ना, तो ये 11 लोग जो सजा हो गए, ये लॉलीपॉप का खट्टा हिस्सा है। अच्छा, मीठा हिस्सा आप इंतजार कर ले कब आएगा। सिर साहब आप लपेटे जा रहे हैं इसी में, खट्टे हिस्से में ही पार्टी को लपेटे जा रहे हैं। आप एक तरफ से हिंदी सब ट्वीट भी करवा देते हैं, फिर दूसरी तरफ सजाएं करवा देते हैं। मेरी बात सुनिए। हाँ। अगर कुछ होने जा रहा है, अगर जी, जो मेरा ख्याल है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता कुछ होने जा रहा है, अगर कुछ होने जा रहा है, कुछ थोड़ी गुंजाइश दी जा रही है पीटीआई को, अगर ऐसे होने जा रहा है जो मेरा ख्याल है कि होने जा रहा है, तो फिर इसी किस्म की चीज़ें शुरू में आएंगी ना। खान गरजेगा, एस्टेब्लिशमेंट ठा करके चाकू चलाएगी। अच्छा। और पिछू कुछ छोटी मोटी कुछ काम चल जाएगा। अच्छा, ये हमेशा सियासत में दिखाते कुछ है, करते कुछ है। टॉक टॉक फाइट फाइट, टॉक टॉक फाइट फाइट भी होती है, और दिखावा कुछ होता है और करते कुछ है, ताकि ये कह ना सके कि डील होगी। वो तो कहते गद्दार है, उन्होंने कहते ये तो बगावत की इसने। हाँ। इनसे माफ़ी नहीं करना। वो कहता है ही यू नो व्हाट, वो क्या कहता है वो तो हम रिपीट भी नहीं कर सकते। इनके साथ तो डील हो ही नहीं सकती। तो दोनों साइड्स कहते हैं डील तो हो ही नहीं सकती। दोनों ने एक्सट्रीम पोजीशंस लिए और हट नहीं सकते पीछे। मगर इस वक्त दोनों की ज़रूरत है, ये मेरा फ़लसफ़ा है। ये जो मैं कह रहा हूँ आपसे, जिसके बेसिस के ऊपर मैं कुछ पेशन गोइयाँ करता हूँ कि दोनों की नीड है, नेसेसिटी है। खान की नेसेसिटी है पार्टी को बचाना, बिकॉज वो बिखर रही है, कन्फ्यूजन का शिकार है, दोगलापन खेली जा रही है, दोनों साइड्स पे खेल रही है, समझ नहीं आ रही करना है क्या नहीं करना। खान और मुख्तलिफ लोग लीडरशिप्स निकल रही हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। खान ने उसको रोकना है, ये स्लाइड जो हो रही है। इस द सेम टाइम तो अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी साइड का ये सिचुएशन है कि इंडिया के साथ जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो किसी वक्त भी कुछ ना कुछ हो सकता है, और इंडिया की स्ट्रेटजी यही है कि जल्दी रादर देन लेटर, बिकॉज इंडिया तो लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट सस्टेन कर सकता है, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। ऑलरेडी बजट्स के अंदर आप देखिएगा किस तरीके के साथ डिफेंस एक्सपेंडिचर्स विल गो अप। प्रोविंसेस को कहा जाएगा अपने पैसे कम करें, स्पेंडिंग जो है वो कम होगी, हैंडआउट्स कम मिलेंगे, और बेल्ट टाइटनिंग होगी, टैक्सेस और लगेंगे। तो ये तो मुश्किल हालात है ना। और डिफेंस नीड्स द मनी, बिकॉज अब इंडिया ने तो अपना वाजे कर दिया अपने इंटेंशंस, पंगा लेके। सो आप तो यू कांट डिनाई द डिफेंस। दैट इज व्हाई you need a united front at home. You don't need a disunity at home. You don't need the army coming under attack from India outside and from PTI inside. तो मेरा ये ख्याल है कि दोनों की ज़रूरत है, और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ गुंजाइश निकालेंगे। उस पर ये नहीं होगी कि खान साहब की रिहाई होगी, ये नहीं होना। अच्छा, मगर और इधर उधर कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और मेरा ख्याल है आप जिन्होंने कहते तो काले पै गए हो तुसी, You're so keen to disprove कि what I've said is right. क्या आपने चाकू चाकू निकाल लिए हैं? क्या आओ जी, उन तो मौका आ गया, कोप दी ये सीट। असल में आपने कहा रिलीफ मिल सकता है 5 जून को, चाहे बुशरा बीबी को। तो आपने 5 जून या उसके बाद जी, यार डोंट बी इन सच अ हरी। ये थोड़ी गेम को चलने दे ना। अच्छा। गेम जब चलती है तो फिर थोड़ी आगे बढ़ती है, तो फिर जाके कुछ होता है। तुसी होले होले करके सारा कारपेट ले रहे हो। नहीं, तो तुसी कह रहे हो ऐसी तावले नहीं हुई। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इंतज़ार फरमाइए। वो आपको पता ना, जब मार्शल लॉ लगता है जी, तो पाकिस्तान पुराने ज़माने में
पर पुराने ज़माने में वो एक स्क्रीन के ऊपर एक फूल आ जाता था। इंतजार फरमाइए। इंतज़ार टो 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 इंतज़ार फरमाइए। ऐसे सारे बैठे हैं कि पता लगे कि इंतज़ार फरमा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी मार्शल लॉ तो नहीं लग रहा, तो इंतज़ार फरमाइए, कुछ तो कुछ आपको खबर मिलेगी इन द नेक्स्ट वीक और टू, यू विल गेट सम न्यूज़। अच्छा, तो अभी आप मेहरबानी करके डोंट अटैक मी राइट नाउ, वेट। चले मैं जब पक्का हो जाए वन वे दिया था तो फिर बात करें। मेरे स्ट्रेटेजिक पॉज दे देती हूँ। स्ट्रेटेजिक पॉज दे दें। चले 71 इयर्स के इमरान खान साहब हो गए, थोड़े माह और इंतजार कर लेते हैं। फिर उसने क्या बाउंड्री मारी है? बाउंड्रीज मेरा ख्याल है कि गेंद ही बाहर है स्टेडियम से, जितना लंबा उन्होंने ट्वीट किया है, और उन्होंने तो सबोटाज कर दिया। कोई भी अगर बैकडोर एफर्ट्स भी चल रही हैं वो भी उन्होंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया। उन्होंने निज़ाम इंसाफ पे बात की है। उन्होंने कहा 2 साल पहले कहा गया 3 साल के लिए पीछे हट जाओ, निज़ाम को चलने तो सवाल ही पैदा नहीं होता मैं 3 मिनट के लिए भी खामोश हो जाऊँ। 26वीं आईनी तरमीम की उन्होंने मुखालिफत की है। उन्होंने कहा 9 मई की माफ़ी मैं मांगूंगा। 9 मई की माफ़ी वो मांगे जिन्होंने करवाया है CCTV फुटेज, जिन्होंने चुराई है। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र किया, बुशरा बेगम का जिक्र किया, अपनी हमशीरा जो उनकी हैं मिलने जाती हैं उनको, उनका जिक्र किया। उन्होंने SIFC को भी टारगेट किया। उन्होंने कहा 2 साल से मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी। और आप ये देख सकते हैं ये इतना लंबा चार्ज शीट है, कुछ चीज छोड़ी कोई नहीं, ठीक है ना जी, ठीक है। तो उधर वो हमशीरा जो है वो लगी हुई है, कह रही है गिव एंड टेक। लेकिन इस ट्वीट के बाद गिव एंड टेक की बात रही। मगर अभी क्या कहा है बैरिस्टर साहब ने? अली जफर ने कहा है कि मुल्क की खातिर गिव एंड टेक हो सकता है। तो उस कल की बात है, वो कल की बात है। तो फिर मिलके आए थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा हो। वो कल की बात है और ये आज की बात है जी। तो क्या कल रात का ये ट्वीट है? तो क्या आज हुआ ये है कि खान साहब ने जब खबर सुनी बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर कि 11 बंदे जड़े ने उन्होंने सजाएं हो गई हैं, वो शायद तवक्को कर रहे थे कि ये CBM यहाँ से शुरू होगा। और ये उससे पहले की ट्वीट, जिससे पहले किया, मैं कह रहा हूँ खबर मिल जाती है ना अंदर दी गल सजा होने वाली है। अच्छा, फैसल कह जो रहा है, कब से कह रहा है, तो फैसल को पता है ना। तो फैसल ने जाके कह दिया था कि होने लगा जी। तो सो ही ऑब्वियसली उसको पता था कि अगर ये हो गया तो लोग कहेंगे तू तो तेरी भैना तो कहती पी ने गिव एंड टेक। तो उसने भी फिर अपना हाथ भी तो कुछ करना था ना। अगर चुप रहता तो ही वुड सीम टू बी वीक, कि उन्होंने हाथ दिखा दी और तुम चुप करके बैठे हुए इन द एक्सपेक्टेशन के तुम्हें कोई रिलीफ मिलेगी। नो, सो ही हैड टू प्ले दिस कार्ड। अच्छा, तो आप आई वुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली, जस्ट एज आई डिडंट टेक दैट गिव एंड टेक। आई नो कि ये चीज़ें चलती हैं, ये ओपनिंग्स आती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर बैक बंदा पीछे हट जाता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, दीज थिंग्स गो ऑन। बट मेरा जो बेसिक मौक़िफ़ है वो रहेगा, खान को ज़रूरत है सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिलीफ। वो किस नौयत की है आई कांट से, वो डिपेंड करेगा आपस में इनके नेगोशिएशंस। लोग लगे हुए हैं, लेट मी टेल यू, लोग लगे हुए हैं। और इस तरफ से भी नीड है कि नाउ नो मोर डिस्टेबलाइजिंग द कंट्री, द आर्मी और द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री। जितनी मेहनत कर रहे हैं आज, आपने देखा कितनी मेहनत हो रही है टू गेट इंटरनेशनल ओपिनियन ऑन आवर साइड, आइसोलेट इंडिया एंड ऑल्सो कंटिन्यू टू डू बिजनेस एंड सो ऑन। एज वी स्पीक पीपल आर आउटसाइड, कोई किधर बैठे हुए हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, कोई SIFC वाले लोग गए हुए हैं, चीफ गया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, मिनिस्टर्स गए हुए हैं। सो ऑल दिस इज़ हैपनिंग इन एंटिसिपेशन कि आगे अगला एक राउंड और होना है। सो उसके लिए यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव डिसयूनिटी एट होम, यू कैन नॉट। अच्छा, तो आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉजिक आई फील दैट गोइंग फॉरवर्ड देयर विल बी सम फैसिलिटेशन, सम ईज। अच्छा, हाँ, अब वो कहाँ होगी, कैसे होगी, आई कांट से कितनी जल्दी होगी, बट आई एम कन्विंस्ड कि होगी, कन्विंस होगी। अच्छा, आपने कहा कुछ लोग लगे हुए हैं, वो किस लेवल पे लोग लगे हुए हैं? यार वो लोग यही होते हैं इनडायरेक्टली, पहले वो इधर जाते हैं, इनको इनसे ब्रीफ लेते हैं, फिर वो लेके खान के पास जाते हैं, खान को ब्रीफ देते हैं कि जी आप ऐसे करें ऐसे, वो कहता है नहीं 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 ये, फिर ये वापस जाते हैं, ये कहते हैं जी वो तो ऐ नहीं मनता तो ऐ मनना नहीं, फिर वापस जाते हैं, 1-2 ऐसे होता है, तो फिर जाके कोई छोटी मोटी चीज़ निकल आती है, या ना निकले फिर एक राउंड और लगाना पड़ता है। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग ऑन। और बाय द वे सब एंकर्स ने, सब मेन रिपोर्टर्स ने तस्लीम तो कर लिया ना कि समथिंग इज़ हैपनिंग, कुकिंग। हाँ, कुकिंग। अब वो क्या है वी डोंट नो, बिकॉज इट्स वेरी टॉप सीक्रेट। अच्छा, इसमें एट द सेम टाइम वो पहले जुमले में तो कहते हैं कि मैं किसी जालिम के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूँगा, और साथ ही वो कहते हैं जंग हमेशा बाहर वालों से होती है। तमाम पार्टी और सोशल मीडिया को पैगाम है कि अपनी तनकीद का निशाना अपने लोगों को ना बनाए। ये आई थिंक बेसिकली सेइंग कि
पीटीआई के अंदर दोगलापन तो है ना, हाँ दोनों साइड्स पे लोग खेल रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि इनकी जो हमारे जो इसने खुद कहा है ना, ओए बंद करो, दोनों साइड तो ना खेलो। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ हाँ, कौन 2 विकेट के दोनों तरफ हाँ, खेल रहा है। नाम वाम नहीं ले रहे ना। कौन कौन खेल रहा है वैसे पार्टी सारे ही? अच्छा सुनो नहीं, छोड़ो बड़े, अब तुम जान के मेरे से नाम लेना चाहती हो। अच्छा वैसे वो किसको मुखातिब करना चाह रहे होंगे पार्टी? ये अपने सोशल मीडिया वालों को, अच्छा कि आप गंडापुर को ना अटैक करें, आप फवाद चौधरी को अटैक ना करें, आप फैसल को अटैक ना करें, आप बैरिस्टर साहब को ना अटैक करें, आप सलमान राजा को ना, मतलब सबको, किसी के खिलाफ ना आप कुछ करें। वो ठीक है, मुझे पता है कौन कौन है, क्या क्या है, पर जब आप एक दूसरे को, इन लोगों को अटैक करते हैं ना, तो हमारी पार्टी सीम टू बी पार्टी इन कंप्लीट डिसएग्रीमेंट एंड डिसरे। कोई पार्टी नहीं लगती है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामबाजी चल रही है। मुझे पता है कौन क्या है, तो आप रहने देना, आप डोंट अटैक आवर ओन पीपल, ये कह रहा है। अच्छा, जो पहला सवाल था आपसे वो ये कि कुछ लोग नाअहल होने जा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर बाय इलेक्शंस होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन ऑफ फैसल चौधरी, तो ये होता देख रहे हैं आप? हाँ देखिए, बाय इलेक्शन तो नहीं होने। अच्छा, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जिसकी तरफ आप इशारा दे रहे हैं कि बाई इलेक्शन, अभी तो ये जाएंगे अपीलों में। अपीलें पता नहीं कितनी देर लग जाएगी, उससे उतनी देर तक इलेक्शन नहीं होंगे, वो मेरा ख्याल स्टे हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो आई थिंक इस किस्म की चीज़ें चलेंगी, ये दबाव डालने के लिए हो सकता है टू गेट, आई थिंक सो। सो अभी वो एजेंडा जो है ना कि अपनी एक पार्टी बनाई जाए, पीपल्स पार्टी को फारग किया जाए और एक और ग्रुप बना लिया जाए। एक तरफ तो वो रिजर्व सीट्स का केस चल रहा है, वो भी ये लेने जा रहे हैं अब रिजर्व सीट्स ही, मुझे जो लग रहा है वो मिल जाएंगी, पीटीआई के हाथ से निकल जाएंगी रिजर्व सीट। तो अगर वो हो गया तो ऑलरेडी काफ़ी इनको सपोर्ट मिल जाएगी रूलिंग गवर्नमेंट को या अलायंस को, ऐसे ही है ना। दूसरा ये है कि ये जो है ये अभी का नहीं है, ये हो सकता है साल डेढ़ लग जाए इसके अंदर। अच्छा, बिकॉज डोंट फॉरगेट ये पहली अपील हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, और क्या कब तक ये चलेगा आई कांट से। लेकिन फैसल चौधरी साहब की तरफ से ये बात सामने आना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये इससे भी दबाव जाहिर है पार्टी के अंदर बेचैनी और बढ़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल इसके असरात होंगे। और एट द सेम टाइम वो ये कह रहे हैं कि कोई हिकमत अमली नहीं है इस वक्त पार्टी की, जो लोग बाहर बैठे हैं उन्हें हिकमत अमली बनानी पड़ेगी वरना लंबी सजा होने का भी खदशा है। देखिए ये जो अब अनाउंस हुआ है ना जी, दिस इज टू काउंटर खान्स कॉल के 5 तारीख के बाद तैयारी करें जी, ये उसको इशारा उधर दे रहे हैं कि देखिए ऐसी सब धरता ओके, आप भी पकड़े गए करते कुछ तो आपको भी 15-15 साल की सजा होगी। दिस इज द फेयर फैक्टर, खौफ, इसीलिए लोग बाहर नहीं निकल रहे। ओके ओके, गर्मी अपनी जगह थे, बड़ी पै रही है गर्मी, बट लोग वैसे भी वो जो बड़ी जल्दी गाड़ियों में से निकल आते थे, मोटरसाइकिलों पे आ जाते थे। सो बेसिकली द आइडिया इज टू सेंड अ वेव ऑफ फियर एंड शॉक कि जी करोगे तो फिर ऐ होएगा और हम देखेंगे नहीं लेफ्ट राइट। अच्छा, तो अब ये दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल कि आप लोग इकट्ठे होने जा रहे हैं, सोच के जाना। अगर आप एहतजाज करेंगे तो फिर देखिए क्या होता है। ठीक, दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और इशारा फैसल का इसी की तरफ था कि क्रैकडाउन आ रहा है, और ये सिर्फ फैसल नहीं और भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि क्रैकडाउन आ रहा है। बट दैट मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये कि क्रैकडाउन और नो क्रैकडाउन, क्रैकडाउन भी आएगा, खान के ट्वीट भी आएंगे, और शायद कोई और भी डेवलपमेंट साथ साथ नजर आए आपको। क्योंकि दोनों तरफ से ये इंप्रेशन नहीं दिया जा सकता कि कुछ चल रहा है, और वो बिहाइंड द सीन्स ही होगा। एट द सेम टाइम वो टारगेट करें SIFC को भी कि आप SIFC बना लें या कोई और कुलिया आजमा लें, कुछ नहीं होना। इसके ऊपर मैं कल तबसरा करूंगा एंड यू विल सी के क्या कारस्तानी हुई है, इसलिए इंडिया वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। ओके ओके, SIFC की परफॉर्मेंस मेजर माइलस्टोन, अमेरिकन टिल्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान। चले ठीक है, ये तो उनके ट्वीट के मुंदरजात थे जिसमें उन्होंने तकरीबन इस गवर्नमेंट की हर पॉलिसी को हिट किया है, और लगता है कि वो अपने इरादे पर डटे हुए हैं। वो एहतजाज भी करेंगे, भी नहीं रहेंगे, और इसके अलावा वो किसी भी आईनी तरमीम की जो अदलिया से रिलेटेड उसकी हिमायत नहीं करने जा रहे, इस निज़ाम को कबूल नहीं करने जा रहे। इन शॉर्ट तो आपने देखा आने वाले दिनों में PTI के लिए मंजरनामा क्या बन सकता है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ओके। वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मई के महीने के आगाज़ में क्या हुआ, 6-7 मई को क्या हुआ, 9-10 मई को क्या हुआ, ये अभी भी ज़ेर बहस है। लेकिन बात तब होती है जब आपको मुखालिफ के कैंप से ही आवाज़ें मिल जाएं जो आपके बयानियों को सपोर्ट करती हों, तो वो बहुत अहम है। स्पेशली अगर BJP के कोई सीनियर रहनुमा बात कर रहे हो, बता रहे हो कितने तैयारे गिराए गए थे पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से, या शिवसेना के कोई रहनुमा बता रहे हो कि हुआ क्या था इंडिया के साथ। वो कह रहे हैं कि वो जो 6 आतंकवादी हैं वो इसलिए नहीं पकड़े जा रहे कि उन्होंने
बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली होगी, बहुत गहरा तंज इसमें छुपा है। और उससे पहले जो डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं राफेल ही बढ़िया नहीं थे और इस पे इन्वेस्टिगेशन होने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि वो जो उन्होंने बात नहीं कही, वो कहना चाह रहे थे मगर कहा नहीं, इशारा कर दिया। क्योंकि राफेल डील के अंदर बड़े सीरियस करप्शन के एलिगेशन, घपले के कमीशन खा गए बीजेपी वाले, लंबे चौड़े। अच्छा। और बाद में वो सब, मैं क्या कहूँ, फ्रांसीसी ट्रांजैक्शंस के अंदर ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस किस्म के इल्ज़ाम लगे हैं। जब हमने सबमरीन्स ली थी तो उस वक्त भी इल्ज़ाम लगे थे पाकिस्तान के अंदर भी कि इस किस्म की चीज़ें हुई थी, किकबैक्स। तो ये तो, और नरेंद्र मोदी के ऊपर तो बहुत सीरियस इल्ज़ाम है पार्लियामेंट के अंदर भी कि इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेट करो, अकाउंटेबिलिटी करो कि पैसे कितने खर्च किए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, तो इनका ये पॉइंट आउट करना कि वो तैयारे बढ़िया नहीं थे, बजाय इसके कि ये कहें कि पायलट जो थे वो मुशाक नहीं थे, ये क्या जाहिर नहीं, मेरा ख्याल है पायलट्स की भी गलती नहीं थी और तैयारों की भी गलती नहीं थी। फिर जो चीज़ थी वो आप एडमिट करें कि पाकिस्तान ने जो प्लेटफॉर्म बनाया था इंटीग्रेटेड वॉरफेयर का, और विद द हेल्प ऑफ चाइना, उसकी तवक्को नहीं थी। दैट इज़ व्हाट डिफीटेड द राफेल एंड दैट इज़ व्हाट डिफीटेड द इंडियंस। राफेल जेट इज़ अ फर्स्ट क्लास जेट, कोई इसमें शक ही नहीं है। बट वो जो तवक्को कर रहे थे ना कि इट विल टिल्ट द बैलेंस बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग रेंज रेडार एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, वो नहीं हुआ। वी वर एबल टू block them and we were able to get them because we were integrating our systems with AWACS, satellites and electronic jamming techniques and also our long range PL-15 missiles. Okay, so इस तरह के बयानात मोदी गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकते हैं? आपने पहले ही कहा कि जयशंकर साहब तो एक तरह से खिलवत में जा चुके हैं या कॉर्नर हो चुके हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे चीज़ें। फॉर नरेंद्र मोदी ऐसे बयानात वक्त के साथ बढ़ेंगे या वो दबाने में कामयाब हो जाएंगे? ये तो स्वामी साहब तो RSS, ही इज़ अ हार्ड लाइन हिंदू नेशनलिस्ट जी, और बड़ी इज्जत है इनकी विद इन इंडियन हार्ड लाइन सर्कल्स। इनकी बेटी जो है, शी इज़ मैरिड टू अ मुस्लिम एंड शी इज़ अ टॉप जर्नलिस्ट इन इंडिया। यहाँ चक्कर भी लगाती रहती हैं पाकिस्तान के। अच्छा। हाईली रिस्पेक्टेड। तो इनका लफ्ज़ों में बड़ा वजन है इन इंडिया। तो ये तो मोटी बात कर रहे हैं, कहते हैं यस इन्होंने बता दिया आपको कितने, और 5 कह रहे हैं, एक्चुअली वो ज़्यादा ही हुए हैं, बट चले 5 ही सही फॉर द टाइम भी। उनकी जुबान से इतना भी बहुत है, बहुत। और ये जो दूसरे साहब आपने बताया वो तो बहुत आगे चले गए ना, वो तो कहते हैं कि कराए हमने, बीजेपी ने कराया ये सब, इसीलिए वो बंदे नहीं मिल रहे क्योंकि वो तो बीजेपी के अंदर ही है, ज्वाइन कर चुके हैं। तो आई थिंक स्लोली इंडिया के अंदर, जैसे मैंने कहा था आपसे कि ये क्योंकि झूठ मबनी था ना, सो इसलिए दिस विल कम आउट। आहिस्ता आहिस्ता लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो सवाल करेंगे। इस वक्त जो वो जो रेडिकल नेशनलिस्ट किस्म की रेटरिक चल रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, दम तोड़ रही है। बट एट द सेम टाइम थ्रेट अपनी जगह पर मौजूद है जंग का, और आपने इस पर सबसे पहले इशारा किया था। लेकिन हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, वो सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग फोरम में शिरकत के लिए हैं, तो वहाँ उन्होंने राइटर्स को एक इंटरव्यू में ये कहा कि अब की बार अगर कोई जंग छिड़ी तो मुदाखलत का चांस नहीं होगा। इसका क्या मतलब? कि अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने 2 बातें कही हैं जी। एक तो उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर के ऊपर जो आर्मी खड़ी थी जी, वो अपनी अपनी पोजीशंस पे जा रहे हैं जी, ठीक, तो वहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट का इतना अब चांस नहीं है शॉर्ट टर्म में। हाँ, 22 अप्रैल से पहले की पोजीशन। बात आगे जो की है कि अगली कॉन्फ्लिक्ट, एक तो उनका ये इशारा कि शायद होगी, और फिर ये कि अगली कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएशन का रोल इतना नहीं होगा। क्यों? वो इसलिए कि इस दफ़ा तो 4 दिन की जंग थी ना जी, जिस 2 दिन के बाद मीडिएशन शुरू होगी, बिकॉज न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की तरफ इशारे होने शुरू हो गए थे। अगली जो है वो शुरू यहीं से होगी जहाँ ये ख़त्म हुई है, क्योंकि इसी चीज़ को तो रिपीट नहीं करना ना, ये तो फेल हो गया है इस लेवल तक, ठीक, तो इससे इंडिया इससे ऊपर जाएगा ना, कुछ और ट्राई करेगा, ज़्यादा कुछ और नहीं, हायर लेवल ऑफ अटैक, ओके, तो जिसके बेसिस के ऊपर हायर लेवल ऑफ रिस्पॉन्स आएगा फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, तो अगर इस लेवल के ऊपर जब उन्होंने ब्राह्मो मिसाइल्स मारे हमारे एयर बेसिस पे, और हमने बातें करनी शुरू कर दी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की, जिसकी वजह से अमेरिका भागा आया, तो अगला राउंड तो कहीं और से शुरू होगा ना। इट मे बी मच मोर सीरियस अटेम्प्ट टू नॉक आउट ऑन सर्टेन क्रिटिकल फैसिलिटीज जो इस दफ़ा काम आई है हमारे, ठीक, तो अगर वो हुआ तो फिर जल्दी से आपका जो थ्रेशोल्ड है जिसकी वो बात कर रहे हैं कि ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन बड़ी जल्दी क्रॉस हो जाएगी। अभी तो 4 दिन के बाद क्रॉस होगी और फिर 2 दिन में क्रॉस हो जाएगी। ये जो है ना मीडिएशन,
ये 2 दिन के बाद आई है ना, 2-3 दिन के बाद जी, तो वक्त लगा देखने में क्या हो रहा है क्या नहीं हो एयर रहा। बेसिस पे जब अटैक होना शुरू हुआ तो अगला राउंड में जल्दी हो जाएगा, ये बहुत जल्दी आप पहुंच जाएंगे। और यही इसीलिए जो इस वक्त इंटरनेशनल एनालिस्ट जो हैं वो क्रिटिक कर रहे हैं मोदी की डॉक्ट्रिन की, न्यू नॉर्मल की, वो यही कह रहे हैं ना, 2 बातें कह रहे हैं। हाँ। एक वो ये कह रहे हैं कि देखिए कैसे आप कह सकते हैं कि जो आगे कभी भी कोई इस किस्म का इंसिडेंट होगा तो वो पाकिस्तान ने कराया है, आपने तो एज्यूम कर लिया। अब उस असम्पशन के ऊपर विदाउट एविडेंस, विदाउट प्रूफ आप चढ़ाई कर देंगे पाकिस्तान में जी। वो तो इस दफ़ा पता चला कि वो चढ़ाई जो है काम नहीं आती, वो तो काउंटर हो जाता है। एक तो ये गलती, दूसरी ये कि अब इस दफ़ा आप उससे पहली चढ़ाई से ज़्यादा बड़ी चढ़ाई करेंगे क्योंकि वो पहली चढ़ाई तो नाकाम रही। सो नाउ यू विल डू समथिंग मोर सीरियस विद द रिजल्ट दैट पाकिस्तान विल रिएक्ट मोर सीरियसली। सो 2 जगह पे बाय डिक्लेयरिंग दैट वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर यू हैव रेज्ड द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, वो जो एस्केलेशन पॉइंट है, तो और नॉट रेज्ड इट, यू ब्रॉट इट डाउन द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड एज द चेयरमैन कि आपने वो जो रेड लाइन है जिसको जब आप क्रॉस करते हैं तो न्यूक्लियर की बात शुरू हो जाती है, वो पहले इधर थी, अब आप जब करेंगे तो वो इधर पहुंच जाएगी। ठीक है, यानी घंटियां बज रही हैं और वो कह रहे हैं कि कोई राब्ता भी नहीं है, गैर रस्मी बातचीत भी नहीं है, तो फिर ये खतरा कब तक मंडलाता रहेगा, कितना अरसा? ये जब तक इंडिया जो है वो अपनी मोबिलाइजेशन इसी लेवल पे रखेगा और इसी लेवल पे थ्रेट रखेगा, और नरेंद्र मोदी जो है वो सारा इंडिया घूमेंगे और कहेंगे रोटी खाओ या गोली लो, और यही नेशनलिज्म, यही एग्रेसिव किस्म की बातें करेंगे, और तो उस वक्त तक तो अलर्ट रखना पड़ेगा आपको। और ये भी मैं आपको बता दूं, इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि इस दफ़ा तो उन्होंने कहा था कि हम करेंगे जी, यहाँ तक कि जयशंकर साहब कहते हैं हमने फ़ोन करके भी बता दिया था कि अब मैं ऐसा हम करने जा रहे हैं। ठीक, तो अब बिल्कुल ये नहीं करेंगे ना। अब अगर वो करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने तैयारी करेंगे और विदाउट वार्निंग कुछ ना कुछ कर देंगे। बिकॉज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द रिजल्ट कि आपको अब 24 आवर अलर्ट पे रहना पड़ेगा आपको, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। कब तक आप 24 आवर अलर्ट पे रहेंगे? सो माई सेंस इज दैट सूनर और लेटर हमारी तरफ से पेशकदमी होगी टू ब्रिंग इन इंटरनेशनल पावर्स कि इस क्राइसिस को डिफ्यूज़ करें इन अ परमानेंट सॉर्ट ऑफ वे। ये जो टेम्प्रेरी जो आप सीज फायर हुई है, दिस इज़ नॉट गुड। ये फ्लेयर अप हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और इसमें किरदार अमेरिका का ही होगा। किसका होगा? वी लेट्स वेट एंड सी। ओके, ठीक है। तो ये इम्कानात आपने देखे, आपने जाने, धमकियां भारत की जानिब से भी दी जा रही हैं और जानिब से भी कहा जा रहा है कि भारत का बंदोबस्त कर रहे हैं। इस खतरे को टालने के लिए नरेंद्र मोदी जी और उनकी पॉलिसीज़ का बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया और आपके सवालों का भी शुक्रिया जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और इस सिलसिले की पहली कड़ी, पहला सवाल, लोअर दीव से तासीर। आपने बताया कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मौका या डील हो गया, वो बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा वो हुकूमत चीन से नहीं बैठेंगे, कभी धरना करेंगे, कभी लॉन्ग मार्च करेंगे, कभी एहतजाज करेंगे, और रोज नए नए ड्रामा कर रहे हैं। बताओ ना, सिटी सपोज ज्यादा नहीं है मुस्लिम लीग ने उनके साथ, जो 2023 या 22 में पीडीएम को हुकूमत में डिपार्ट के मुकाम पर था। मुस्लिम लीग ने अपना सियासी कुर्बानी दी है और मुल्क डिपार्ट से बचाया, और फिर इमरान खान आ जाएगा, फिर मिलकर बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर क्यों नहीं वो 2024 इंतखाबात में नवाज शरीफ को मौका दे दिया? बेहतर नहीं था? वो इतना दुश्मनी नहीं किया था फौज के साथ, वो सिर्फ पीस के खिलाफ था और भाजपा के खिलाफ था। इमरान खान सारा मुल्क की दिफाई इदारा तबाह कर दिया। वो कोर कमांडर और उस पर हमला किया, जना उस पर लाहौर में, पिशावर में, अमारत मलगरा में फौज की छावनी पर हमला हुआ। तो इंडिया भी नहीं कर सकता जो इमरान खान साहब ने किया था। क्या वो नवाज शरीफ को फिर मौका मिलना चाहिए? इमरान खान साहब को मौका मिलेगा, नवाज शरीफ को कोई नहीं मिलता दोबारा मौका। आपने तो मियाँ साहब के दिल की बात की है। नून लीग वाले बड़े खुश हो गए आपकी बात सुन के। तो फिर ये सवाल मेरे से क्यों पूछते हैं आप? मैं अगर इसका जवाब दूंगा तो वो जवाब चलेगा नहीं, तो ये जवाब किसी और से तलब करें। आपको पता ही है कहाँ से ये जवाब तलब करें। बहरहाल बात यह है जी कि मियाँ साहब का बाकी बातें तो जो आपने कही सही हैं, मगर मियाँ साहब के तल्लुकात जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ अप एंड डाउन रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों में एक दूसरे के बारे में रहा है। अब ये इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं होता।
अब मैं आपको बताऊं, जब ये सब बातें हो रही थी तो उस वक़्त मियाँ साहब भी लंदन में थे, मैं भी लंदन में था। तो ये बातें हो रही थी कि अब यहाँ गवर्नमेंट बननी है, इलेक्शन होने हैं। पहले एक पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, फिर एक इलेक्शंस की बात आई कि इलेक्शन होने हैं, सो ऑन सो। फिर ये बात आई कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो उस वक़्त मेरा मौक़िफ़ जो कि मैंने मियाँ साहब को बताया था, मैंने कहा था मियाँ साहब आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनवाएंगे। वो शहबाज शरीफ साहब का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो कभी ना नहीं करते इस्टेब्लिशमेंट। और मियाँ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि कभी कभी ना भी कर देते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट जो रही है वो ना नहीं पसंद करती। वो ऑल पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट है, वो समझते हैं दे नो बेटर। और कभी कभी मियाँ साहब अड़ जाते हैं। अच्छा, छोटी मोटी चीज़ हो तो कोई बात नहीं है, उससे तो लेन देन हो जाती है। बड़ी चीज़ के ऊपर अगर मियाँ साहब अड़ जाएँ तो फिर इस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती। और 3 दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट ने मियाँ साहब को अलविदा काफ़िला किया है। तो 93 में किया, उस वक़्त भी इशू पहले बना था कि ग़ुलाम इसाक़ खान प्रेसिडेंट थे। मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ ताकि आपको समझ आए हुआ है मियाँ साहब को मौका नहीं देते अब, कि उस वक़्त मियाँ साहब ने कहा कि आर्मी चीफ़ मैं लगाऊँगा, और ग़ुलाम इसाक़ इस्टेब्लिशमेंट के हेड थे, उन्होंने कहा नहीं मैं लगाऊँगा। तो वो लड़ाई झगड़े हो गए, जिसमें फिर ग़ुलाम इसाक़ ने आर्मी चीफ़ लगाया जनरल वहीद को, और मियाँ साहब की छुट्टी हो गई। उसके बाद आपने देखा क्या हुआ कि एक आर्मी चीफ़ जनरल जहांगीर करामत ने कोई बात कर दी नेशनल डिफेंस कॉलेज में कि जी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए जिसके अंदर हम सब बैठे हैं और वो काबीना के ऊपर हो। तो मियाँ साहब ने कहा एक ही गल की थी तुसी, ये तो जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, चलो जी अस्सलाम वालेकुम। तो जहांगीर करामत साहब वालेकुम सलाम करके घर आ गए। तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो बात पसंद नहीं की गई। 2 बातें नहीं पसंद की गई। एक ये कि जहांगीर करामत साहब चुप करके क्यों आ गए, ये क्या बात हुई, हम तो इस्टेब्लिशमेंट हैं, हमें तो कोई नहीं घर भेजता, हम लोगों को घर भेजते। दूसरा ये कि ये मियाँ साहब होते कौन है ये करने वाले, देखा जाएगा। तो फिर सोचा ये कि मियाँ साहब की छुट्टी करा दी जाए। और मियाँ साहब इन द मीनवाइल और आगे बढ़ गए। मियाँ साहब ने वाजपेयी साहब के साथ मुआहदे करने शुरू कर दिए, आओ जी आओ, बस डिप्लोमेसी शुरू कर दी। वाजपेयी साहब आ गए लाहौर, उनको ले गए शालामार गार्डन्स, वहाँ उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम भी कर लिया, सब कुछ हो गया और मामले तय हो गए जी, अब अमन होगा, अब ये होगा, अब सारा कुछ होगा, बातें होंगी। तो पीछे से जनरल मुशर्रफ ने, जैसे कहते हैं ना, कालीन खींच लिया। पहले सलूट करने से इनकार कर दिया, फिर कारगिल जाके कर दिया, और मियाँ साहब को कहा कुछ और ही कहानी दे दी, मियाँ साहब को पता ही नहीं चला हुआ क्या। तो फिर उसके बाद जब मियाँ साहब ने मुशर्रफ को निकालने की कोशिश की तो उसने इनको निकाल दिया। तो ये बैकग्राउंड थी। इस बैकग्राउंड में जब ये इस्तीफ़ा जब वक्त आया तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा नहीं, मियाँ साहब जो है ना ये कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हैं, और इसलिए बेहतर यह है कि हम शहबाज के साथ ही काम करेंगे। तो इसलिए फिर मियाँ साहब को मौका नहीं मिला। तो फिर मेरा ख्याल है मियाँ साहब ने ये सोचा कि अच्छा ठीक है, फिर तुसी कर लो, मैं बाहर बहना, तो कम से कम फिर मेरी धी वास्ते थे कोई जगह कड्डो ना। तो उन्होंने फिर जैसे कहते हैं ना कड़वा घूट करके अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर और उधर भाई प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ सेटलमेंट हो गई। और ये बड़ा अच्छा इंतज़ाम चल रहा है। मियाँ साहब पीछे हैं, जो भाई उनको कंसल्ट करते हैं, बेटी भी कंसल्ट करती है। वो सामने नहीं आते बिकॉज मेरा ख्याल है वो ये समझते हैं कि ये फिर समझेंगे कि मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ, मैं कोई ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो बेहतर ये अच्छा है, इंतज़ाम चल रहा है, इसको चलने दें, तो आई टेक अ बैक सीट। तो इसलिए मियाँ साहब का वापस आना मुश्किल है बिकॉज शहबाज साहब इज़ डूइंग ए गुड जॉब। बहुत अच्छे तल्लुकात उन्होंने बना लिए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और मरियम बीबी भी कोशिश कर रही हैं कि इन्हीं कदमों के ऊपर वो चले। तो मेरा ख्याल है सो फार सो गुड। बाकी ये है कि मियाँ साहब बड़ी एक्टिव हैं मेंटली, और जहाँ तक मेरी ख़बर है, मेरी मुलाकात कभी कभी होती है उनसे, एंड सब कुछ का पता है उन्हें, आगाह है। अपना मौक़िफ़ भी अपने भाई को बता देते हैं, अपनी बेटी को बता देते हैं, मगर ज़्यादातर पब्लिक में ज़्यादा बात नहीं करते। अभी हाल ही में भी आपने देखा कि उन्होंने ये सब कुछ जब हो रहा था तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया जैसे सब दे रहे थे, वो चुप ही करके बैठे रहे। अब वो क्या अंदर उन्होंने क्या बात की और बाहर वो नहीं करना चाहते थे, वो अलग बात है। बट वो तो फिर तारीख़ में हमें पता चलेगा क्या बात हुई और क्या नहीं हुई, और कौन सही था और कौन गलत था। बट स्टिल आई थिंक ही इज़ अ सीनियर स्टेट्समैन। उनकी बात उनके भाई सुनते हैं, और आगे भी वो आगाह करते हैं दूसरे लोगों को भी, और ही स्टिल अ प्लेयर बट नॉट एन एक्टिव प्लेयर। ठीक है। डेरा मेहरबानी तासीर, इनका क्वेश्चन रिफ्लेक्ट करता है कि लोअर दीर तक भी मुस्लिम लीग नून का सपोर्ट बेस मौजूद है। अब सऊदी अरब से अमजद क्या जानना चाहते हैं?
पिछले दिनों मेरा एक बांग्लादेशी दोस्त, उससे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि जितना भी वेजिटेबल्स इंडिया से आता है ये पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरा इंपोर्ट बंद कर दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दिया। मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने प्याज लगाया, अब प्याज 50 के 5 किलो मिल रहे हैं। उससे मेरी काफ़ी देर गपशप हुई। उन्होंने कहा कि प्याज ये जितनी भी लोकल सब्जी है वो इंडिया से आती है बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश के पास ज़्यादा लैंड नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये लोकल बेस पे जितने भी हमारे कंट्रीज हैं, बांग्लादेश हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इनको ये हमारी जो वेजिटेबल्स लोकल हमारे किसान भाई प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको एक्सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? वो रुल रही हैं, फ्री की सब्जी मिल रही है पूरे पाकिस्तान में। तो काइंडली ये मेरी बात मरियम साहबा तक या जो भी इसको देख रहा है उन तक ये पैगाम दें, खुदारा ये जो लोकल बेस पे जो हमारी एक्सपोर्ट होती है, आई थिंक ओपनिंग हो गई है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बांग्लादेश के साथ, तो इसको क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? एक कार्गो गया, शिप गुड़ लेके गई, उसके बाद पता नहीं क्या इसका हुआ कि बंद हो गया या इसको आगे बूस्ट क्यों नहीं किया। तो ये जितना भी हमारा लोकल वेजिटेबल है, तो मेरे ख्याल में इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, इस तिजारत को और आगे बढ़ाना चाहिए। अभी भी मैं मार्केट से होके आया हूँ, तो यकीन करें मुझे पाकिस्तानी राइस नहीं मिला। तो 15 से 20 किस्म की राइस की वैरायटी सब इंडियन, ताजमहल, अबूकास, इंडिया पंजाब, पता नहीं क्या क्या किस किस नाम से है। तो ये हमारी प्रोडक्ट कहाँ जा रही है? हमारा इतना बड़ा जरी कंट्री है, तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। तो खुदारा इसके ऊपर थोड़ा रोशनी आप भी डालें। बिल बहुत अच्छी सजेशन है आपकी, और मेरा ख्याल है मैं मरियम बीबी को ही पहुँचाऊँगा। SIFC को भी देखना चाहिए। देखिए, यू आर सो राइट, बांग्लादेश के पास एग्रीकल्चर ज़मीन नहीं है, दे नीड दीज वेजिटेबल्स, ह्यूज पॉपुलेशन, और वो पहले इंडिया से ले रहे थे। तो मेरा ख्याल है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश इज़ अ वेरी बिग, इट कैन बी अ वेरी बिग बिजनेस फ्रॉम आवर साइड। अब आजकल तो वो फ्लाइट्स नहीं है, कार्गो नहीं जा रहा, बट आई थिंक वो तो रिस्टोर हो ही जाएगा सोनर और लेटर। मगर शिपिंग के जरिए भी तो ये जा सकता है, ऑल्दो ये पेरिशेबल गुड्स हैं, यू विल नीड टू सेंड देम बाय एयर। तो जैसे ही एयरलाइंस की ट्रैफिक रिस्टोर होती है, तो ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन शुड एक्सप्लोर दिस, इसको देखना चाहिए। गुड आइडिया, थैंक यू। ठीक है, उसे सब कह रहे हो, मरियम नवाज साहिबा तक ये सजेशन ज़रूर पहुंचाएंगे। आपने आवाज़ बुलंद किया, आपका बहुत शुक्रिया। फरीद नासिर युगंडा से आपने सवाल भेजा, आई विश के हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर हिस्सा बनाएंगे। कासिम याकूब राजा इंग्लैंड से, अब्दुल मजीद दिलावर दुबई से, डॉक्टर आमिर तौफीक लाहौर से आपने सवाल किया, मोहम्मद अजमल कमालिया से आपने भी कमाल का सवाल भेजा, नबील अमरीका से आप भी जानना चाह रहे हैं चाइना पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से। तो आने वाले शोज़ में ज़रूर डिस्कशन में शामिल करेंगे आपके सवाल। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।